फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर भावेश जंगले और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होने के बाद इनके थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जनरेट की जाती है। इस प्रोसेस के बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब अगर सेल एरोबिक है तो उसके अंदर ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की अवेलेबिलिटी होती है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप से एनर्जी बनाया जाता है, वो है ग्लाइकोलिसिस। इन तीनों स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेजेस। और इन स्टेजेस में ये जो पहला स्टेज है जो आपको यहाँ दिख रहा है, प्रोसेस ऑफ एसिटिल कोए प्रोडक्शन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस का स्टेज, ये स्टेज किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ ये स्टेप कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर किया जाता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर इट इनिशिएट्स विद द क्रेब्स साइकिल। और ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद इस क्रेब्स साइकिल से NADH2, FADH2, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया जाता है यहाँ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर आप इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये परफॉर्म किया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले स्टेप होगा साइटोप्लाज्म में, दूसरा स्टेप होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और तीसरा स्टेप होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे एकदम क्लियर कट हो जाता है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। और जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जितना एनर्जी जनरेट हो सकता है उतना एनर्जी जनरेट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब हमारा जो आगे का डिस्कशन होने वाला है, हम पार्ट बाय पार्ट इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द फर्स्ट प्रोसेस विच इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। यहाँ आपके सामने 3 साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज गस्टाव एम्डेन, द सेकेंड वन इज ओटो मेयरहोफ एंड द थर्ड वन इज जैकब पैर्नस। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस का डिस्कवरी किया हुआ है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के नाम से, जहाँ पे ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, इस ग्लूकोज का 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिटिंग होता है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। Here it is defined as a stepwise enzymatic process in which breakdown of glucose molecule into 2 molecules of pyruvate in the cytoplasm of a cell or cytoplasm in the cell। ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है, इस 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3-3 कार्बन के। ओके, सो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है पायरुविक एसिड। तो एक 3 कार्बन का बना, दूसरा 3 कार्बन का बना, दोनों पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। इस डिस्कवरी को इन तीनों साइंटिस्ट ने किया हुआ है, इसीलिए इनका EMP ये लेटर लेके इस पाथवे का और एक नाम होता है विच इज EMP पाथवे। ओके, एम्डेन, मेयरहोफ, पैर्नस पाथवे, ऐसा भी ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है। हम ये पूरे स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। हमें क्या देखना है कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रोकन डाउन होता है। ये ग्लूकोज का सोर्स अलग अलग हो सकता है। देखो, जैसे अनेरोब्स की अगर हम बात करते हैं, अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेंगे, इनकी अगर हम बात करते हैं
तो ग्लाइकोलिसिस ये एक अकेला उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब देयर इज नो अदर वे ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करके ही एनर्जी बना पाते हैं। जैसे कि हम लोग किसी अनएरोब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही एनर्जी बनाएंगे, वही ग्लाइकोलिसिस हर एक सेल में परफॉर्म होता है। इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे आप कोई भी सेल को ले लो, यू टेक अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट सेल, यीस्ट सेल, इवन फंजाई सेल्स, कोई भी सेल आप ले लो, हर सेल में ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होगा, क्योंकि हर सेल में सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, अ हेक्सोज शुगर, इसी के थ्रू ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, प्लांट्स के अंदर ये ग्लूकोज का जो सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस से बना गया सुक्रोज हो सकता है, या फिर स्टोरेज फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि स्टार्च। प्लांट डू स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा। सिमिलरली सुक्रोज मॉलिक्यूल जो कि एक डाइसैकेराइड है, इसका कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होगा और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अल्टीमेटली फाइनली ग्लाइकोलिसिस में एंट्री होगा। बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो एनिमल्स के अंदर ये जो ग्लूकोज का सोर्स है वो डाइजेशन के थ्रू हो सकता है। हम लोग जो खाना खाने वाले हैं उसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स लेते हैं तो इसके थ्रू हमें ग्लूकोज मिलता है, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो जुड़ के ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, तो इसके थ्रू भी हमें ग्लूकोज मिलता है। अल्टीमेटली फाइनली वी नीड अ ग्लूकोज टू परफॉर्म द ग्लाइकोलिसिस। और अगर कोई भी आप सेल लेते हो तो सेल, उसका मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म, ओके, न्यूक्लियस, तो ये जो गैप है जिसे आप साइटोप्लाज्म बोल रहे हो, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होने वाला है। तो ग्लाइकोलिसिस हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जब एंट्री करता है तब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया जाता है, और इसको करने के लिए टोटल 10 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ 10 एंजाइम्स हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं। अब ये जो 10 एंजाइम्स हैं ये किस तरीके से काम करेंगे और किन स्टेप्स में काम करेंगे? देखो, हमारे पास यहाँ पहला स्टेप है प्रिपरेटरी फेज और क्लीवेज, प्रिपरेटरी एंड क्लीवेज हम इसे कहेंगे, और यहाँ दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज। तो सिंपल लॉजिक है, देखो, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव पे ऑफ फेज। अब यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाएगा और यहाँ पे पे ऑफ किया जाएगा, ऑक्सीडेशन भी किया जाएगा और पे ऑफ भी किया जाएगा। तो यहाँ टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे और यहाँ 5 स्टेप्स रहेंगे। तो ऐसे टोटल ये 10 स्टेप्स में डिवाइड होता है, 5 प्रिपरेटरी में और 5 पे ऑफ में। जो प्रिपरेटरी फेज होता है यहाँ प्रिपरेशन का पार्ट है, इसीलिए यहाँ एटीपी जो है वो यूज होने वाला है। ओके, एटीपी का यूज होने वाला है यहाँ पे। ओके, और वही हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेटिव पे ऑफ पे, तो यहाँ एटीपी जो है वो फॉर्म होने वाला है। तो एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और एटीपी का यूज यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ हम माइनस एटीपी में चलेंगे, यहाँ एटीपी का लॉस होगा, और यहाँ हम प्लस एटीपी में चलेंगे, यहाँ हमें एटीपी मिलेंगे। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी सोर्स ऑफ आवर सेल, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जब हम लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्लूकोज 5 स्टेप्स लेके ओके हमें स्प्लिटिंग करवाता है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल और 3 कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ मिलते हैं। इसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का है और यहाँ एटीपी खर्च होना है। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखते हो तो ये जो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड मिले हैं, इनका आगे स्टेप वाइज कन्वर्जन फाइनली पायरुविक एसिड में होता है या फिर पायरुवेट में होता है, और ये जो पायरुवेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ हमें एटीपी मिलते हैं, मतलब हमें एटीपी का गेन होता है। तो सिंपल प्रोसेस हो गया, देखो, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ फेज, क्लीवेज फेज, जहाँ पे 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3
कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा और ये जो 2 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन के, ये स्टेप वाइज कन्वर्ट करके पाइरुवेट में कन्वर्ट होंगे और वहां हमें एटीपी और NADH2 मिलेगा। ओके, एटीपी एंड NADH2 यहाँ पे हमें मिलता है। तो पहले हम लोग प्रिपरेटरी फेज की तरफ देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्कशन विद प्रिपरेटरी फेज। ये है आपके सामने प्रिपरेटरी फेज। यहाँ ये जो पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेटरी फेज। और ये जो स्टेप है जहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, इसका कन्वर्जन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में होता है, ये क्लीवेज का स्टेप्स है। ओके, तो इस तरीके से ये स्टेप परफॉर्म होगा। देखो यहाँ पहला रिएक्शन जो है जहां पे ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे कन्वर्जन किया जाता है, जस्ट मिनट, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जो कन्वर्जन किया जा रहा है यहाँ एंजाइम लगता है और इस एंजाइम का नाम जो है वो है ग्लूकोकाइनेज। ओके, द एंजाइम नेम इज ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज के थ्रू ये स्टेप होगा। रिमेंबर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा और बनाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो दैट्स व्हाई यहाँ आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो खर्च हो जाएगा और एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होके आपको मिलेगा एक एडीपी। तो फिर ये फॉस्फेट जो ग्लूकोज ने एक्वायर किया वो गया कहाँ पे, तो वो ग्लूकोज के 6th कार्बन पे अटैच हुआ। मतलब अगर आप यहाँ देख सकते हो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अगर ये ऐसे 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो यहाँ जो 6th कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पे जुड़ जाता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। यहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तो जो एटीपी से फॉस्फेट निकला वो यहाँ जुड़ गया, ये बन गया आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सिमिलरली अब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ये दूसरा स्टेप होगा जिसका कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में होगा। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट होता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इस एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ एंजाइम जो लगने वाला है ये है फॉस्फोहेक्सोज, ओके, आइसोमरेज। क्योंकि यहाँ आइसोमराइजेशन होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में एक दूसरे के आइसोमर है। ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज है तो फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप है। ये इतना फर्क है, बाकी इनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मूला सेम। तो यहाँ क्या होगा, 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल रहेगा और इसके 6 कार्बन को यहाँ फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ मिलेगा सेम, और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। सिर्फ यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होता है एंड इट मेक्स अ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि एक सिंपल आइसोमराइजेशन का स्टेप है। तीसरा स्टेप है यहाँ और एक और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस जो है फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस, जहाँ पे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट और ये परफॉर्म करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम ये प्रोसेस कंप्लीट करता है और इस प्रोसेस में फिर से एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो खर्च होता है और हमें मिलता है एक एडीपी मॉलिक्यूल। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे खर्च हुआ है वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फर्स्ट कार्बन पे, इसीलिए इसका नाम दिया है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। तो यू कैन सी अगर 6 कार्बन है अवेलेबल, क्योंकि फ्रुक्टोज है तो 6 कार्बन रहेंगे, इसके ऑलरेडी हमने क्या देखा कि 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच है, अब ये पहले कार्बन पे भी एक फॉस्फेट अटैच होगा एंड दैट बिकम्स बिसफॉस्फेट। अब देखो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है, हम लोग बिस बोलते हैं, बाई बोलते हैं या फिर डाई बोलते हैं, इसका मतलब होता है 2। ओके, तो आप बिसफॉस्फेट बोल सकते हो, बाईफॉस्फेट बोल सकते हो, डाईफॉस्फेट भी बोल सकते हो, दैट डजंट मैटर। हमें इन तीनों में से कोई किसी एक को चूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई जगहों पे आगे अभी पायुरवेट आएगा या फिर पायुरविक एसिड आएगा, तो आप उसका एक्सटेंशन AT रख सकते हो या फिर IC एसिड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब थर्ड स्टेप हमारा हो गया। देखो पहले स्टेप में एक बार फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये स्टेप हो गया आपका फॉस्फोराइलेशन। ओके, ये फॉस्फोराइलेशन पहला है।
इसको आप फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो, फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो, जहां पे ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ, एंजाइम लगा ग्लूकोकाइनेज। सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन का था, जहां पे सिर्फ आइसोमर था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये आइसोमराइजेशन हो गया। ओके, सिंपल सा आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहां फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो फॉस्फोराइलेशन 2, क्योंकि ये सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, पहला यहां पे हुआ, अब ये सेकेंड फॉस्फोराइलेशन है, या फिर आप इसको सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो, सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन। तो ये है आपका सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से यहाँ ये 3 स्टेप होते हैं। चौथे स्टेप के लिए एंजाइम लगता है आपको अल्डोलेज, क्योंकि ये जो अल्डोलेज एंजाइम है ये स्प्लिटिंग करने वाला है, मतलब ये क्लीवेज करने वाला है, विच इज द फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, स्प्लिट होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होगा, ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है और ये दूसरा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो स्प्लिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहां से स्प्लिटिंग होगी इस तरीके से। ओके, ये जो है ये 3 कार्बन डिवाइड हो जाएंगे। ओके, एक यहां आ जाएगा 1 2 एंड 3 और एक यहां आ जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, और फॉस्फेट ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। रिमेंबर दिस वन इज कीटो ट्रायोज, तो ये ट्रायोज शुगर है। ट्रायोज शुगर का मतलब होता है शुगर विच इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन, और ये जो है ये है अल्डो ट्रायोज। अल्डो ट्रायोज का मतलब होता है ऐसी शुगर जो 3 कार्बन की है बट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटो में कीटोन ग्रुप है, तो ये अल्डो ट्रायोज और ये कीटो ट्रायोज से 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। रिमेंबर इस एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम लगने वाला है उस एंजाइम का नाम है अल्डोलेज। ओके, सो अल्डोलेज एंजाइम यहाँ पे ये प्रोसेस करवाता है, जहां आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ये PGAL है, PGAL मॉलिक्यूल, और इसको आप बोलते हो DHAP मॉलिक्यूल। ओके, PGAL स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये जो है ये DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये हुआ क्लीवेज। ओके, अब इसमें और एक 5th स्टेप है। देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ये पहला स्टेप हमने देखा, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये जो क्लीवेज का था दिस वन इज द 4th, और यहाँ ये जो है ये 5th स्टेज। और इस 5th स्टेज का नाम है, ओके, जहां पे आइसोमराइजेशन होगा। मतलब देखो आप देख सकते हो कि ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, कीटो अल्डो, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब यहाँ होता ऐसा है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ लगता है एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि ये आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है, तो यहाँ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज ये एंजाइम लगेगा। तो देखो पहला प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन 1, दूसरा प्रोसेस आइसोमराइजेशन, तीसरा प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन सेकंड, देन क्लीवेज। ओके, और उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज मतलब आइसोमराइजेशन और एक बार होगा। रिमेंबर ऐसा करने की वजह से सिस्टम में अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस प्रक्रिया में जैसे हमने ये प्रिपरेटरी एंड क्लीवेज फेज देखा, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे दैट इज पे ऑफ फेज की तरफ। अब इस पे ऑफ फेज में देखो, पे ऑफ में क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज है। अब इस फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मतलब ये कहां पे आए थे हम लोग, जो DHAP था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो भी कन्वर्ट हो गया PGAL में। हमारे पास ऑलरेडी एक PGAL था, तो अब ये हो गए 2 मॉलिक्यूल्स। अब से सब 2 मॉलिक्यूल्स चलेंगे। देखो
हर जगह पे मैंने ब्रैकेट में 2 डाला हुआ है, दिस इंडिकेट्स अभी सारे जो है 2 मॉलिक्यूल्स का काम आगे चलेगा। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है विच आर 2 मॉलिक्यूल्स, नाउ दीज 2 मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के ये 2 मॉलिक्यूल सारे 3 कार्बन के हैं, ये भी 3 कार्बन का है, दिस वन इज आल्सो ऑफ 3 कार्बन, दिस वन इज आल्सो ऑफ 3 कार्बन, अगेन 3 कार्बन एंड फाइनली दिस इज आल्सो ऑफ 3 कार्बन। तो सारे 3 कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब ये स्टेप नंबर 6 है, फिर ये स्टेप नंबर 7, फिर ये 8, 9 एंड 10, ऐसे 10 स्टेप। अब 6th स्टेप विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड पेयऑफ फेज, जहां ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू, देखो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जब इसमें कन्वर्जन होता है तो यहाँ NaDH2 बनता है। यहाँ सबसे पहली बात तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं ताकि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो। अब देखो ये मॉलिक्यूल था कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और यहाँ पे अटैच था एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कैसे बना, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यहाँ पे एक फॉस्फेट तो था ही, यहाँ और एक फॉस्फेट बन गया, तो पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे 2 फॉस्फेट जुड़ गए, हेंस द नेम बिकम्स 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी 2 थे, अब ये भी 2 बन गए, और यहाँ आपको लगते हैं 2 NAD मॉलिक्यूल्स, और इन NAD मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और बनते हैं 2 NADH2। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बनते हैं। अब ये जो सिंपल सा स्टेप है जहाँ पे NADH2 यूज हुआ है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। देखो एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके, ये पूरा सबस्ट्रेट का नाम यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3 फॉस्फेट, ओके, डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो NAD एक्सेप्ट करता है और बन जाता है NADH2। ये एक सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव एंड फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज हुआ, एक ऑक्सीडेशन हुआ, ओके, और दूसरा चीज हुआ फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। इस तरीके से यहाँ 2 स्टेप्स के थ्रू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, वो भी फर्स्ट कार्बन का, तो यहाँ ये वाला रिमूव हो गया है। अब देखो इसमें क्या होता है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है फॉस्फेट, ऐसा मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो स्टेप है इसमें फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है, तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ ATP बनेगा। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP यूज होते हैं, इनमें जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए वो ऐड होकर ये बन जाते हैं 2 ATP। तो रिमेंबर यहाँ पहली बार एनर्जी बन चुकी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP। तो ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इस एंजाइम के थ्रू। तो इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब काइनेज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हो रहा है डीफॉस्फोराइलेशन, ओके, क्योंकि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का डीफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है और ATP का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP। तो यहाँ ये प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन इस हेडिंग के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे ATP बना है, पहले ATP खर्च हुआ था, अब यहाँ पे ATP बन चुका है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सिर्फ शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है मतलब क्या है, तीसरे कार्बन से वो सेकंड कार्बन पे आ जाता है। यू कैन सी हियर, देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब ये जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था वो शिफ्ट हो गया, अब ये आ गया सेकंड कार्बन पे, बस यही होता है। तो यहाँ शिफ्टिंग है, तो इट्स वन ऑफ द आइसोमर, तो ये म्यूटेशन ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ओके, सिंपल नाम है फॉस्फोग्लिसरेट
म्यूटेज। अब इस एंजाइम के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, मतलब शिफ्टिंग हुआ, थर्ड कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप था वो सेकंड कार्बन पे आ गया एंड इट बिकम्स फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। थर्ड कार्बन का सेकंड कार्बन पे आ गया, वो बन गया आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपली फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट हो रहा है। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इस मॉलिक्यूल में, इसका कन्वर्जन होएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो ये दो है तो ये भी दो बन जाते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जहां पे आप देख सकते हो कि एक H2O मॉलिक्यूल सिर्फ यहां से निकलेगा। यू विल सी रिलीज ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। अब H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, सिंपल है, यहाँ डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा और यहाँ एंजाइम लगता है इनोलेज। ओके, इनोलेज इस एंजाइम के थ्रू 2-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन जो है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में होता है, जो कि H2O निकलने की वजह से होता है। एंजाइम लगता है इनोलेज। तो यहाँ स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, कार्बन 3 ही है। ओके, फॉस्फेट ग्रुप सेकेंड कार्बन पे ही अवेलेबल है और ये ऐसे दो मॉलिक्यूल है। तो ये बना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है PEPA। ओके, इसको आप फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था ये जो है ATE, इसके जगह आप IC एसिड ऐसा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये देखो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, you may call 1,3-bis-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglycerate you may call 3-phosphoglyceric acid. 2-phosphoglycerate again say phosphoenol pyruvate you may call phosphoenol pyruvic acid. Pyruvate you may call pyruvic acid, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप अब रिमूव हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ कार्बन 3 कार्बन की 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिनका नाम है पाइरुवेट या फिर आप बोल सकते हो पाइरुविक एसिड। रिमेंबर, अब यहाँ फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 ADP मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और उनका कन्वर्जन किया जाएगा 2 ATP मॉलिक्यूल्स में और इस तरीके से यहाँ 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये भी एक प्रकार का फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन है। देखो यहाँ भी आपको फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन मिलेगा, बट ये दोनों फॉस्फोराइलेशन के रिएक्शन ATP बनाने वाले हैं, इसीलिए आप इसको ATP जनरेशन फर्स्ट ऐसा बोल सकते हो और इसे हम लोग ATP जनरेशन सेकेंड ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहली बार ATP बना इसीलिए फर्स्ट और यहाँ दूसरी बार ATP बनता है इसीलिए सेकेंड। बट पहली बार में 2 ATP बनते हैं, दूसरी बार में भी 2 ATP बनते हैं, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो टोटल ATP यहाँ पे 4 बनते हैं, NADH2 2 बनते हैं और NADH2 2 बनेंगे, ATP देखो यहाँ पे 4 बन रहे हैं और 2 ATP हमने पहले वाले स्टेप में खर्च किए। तो अल्टीमेटली फाइनली कुल मिला के हमारे पास 2 NADH2 और 2 ATP बचते हैं। ओके, बट ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन करता है पाइरुवेट काइनेज, 10वां रिएक्शन पाइरुवेट काइनेज, ये इस एंजाइम का नाम है जो ये रिएक्शन करवाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में ये रिएक्शन परफॉर्म हो। देखो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स का था, ये 10 के 10 स्टेप्स आपके सामने हैं और 10 के 10 एंजाइम्स मैंने आपको लिखवा के दे दिए। ऑलवेज रिमेंबर, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक ATP खर्च होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट में और एक ATP खर्च होता है। तो हमें प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP का लॉस हुआ। जब हम पे ऑफ फेज में आते हैं तब हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलते हैं। ओके, फिर यहाँ ATP जनरेशन फर्स्ट में हमें 2 ATP मिलते हैं और यहाँ ATP जनरेशन सेकंड में हमें और 2 ATP मिलते हैं। तो टोटल ATP हमें 4 मिलते हैं। तो पहले हमारे 2 ATP खर्च हुए हैं, अब हमें 4 ATP मिले, तो 4 में से 2 गए, बचे 2, तो हमारे पास नेट गेन हो गया सिर्फ 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH2. Now these 2 molecules of NADH2 will give us energy, but when? Only and only when these 2 molecules of NADH2 enter into matrix of mitochondria, they will go to the inner membrane of mitochondria, they will perform oxidative phosphorylation and from that will get the ATP molecules. तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब पाइरुविक एसिड बन गया मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनने के बाद ये जो पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल है इसका एसिटिलेशन किया जाता है
और फिर इसकी एंट्री होती है क्रेब्स साइकिल में, जब एसिटिल कोए एंजाइम बनता है। और क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें बहुत सारे NADH2 FADH2 मिलते हैं, जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया एम्पल अमाउंट ऑफ ATP जनरेट करके देता है। अब क्रेब्स साइकिल विच इज द सेकेंड स्टेप, इस स्टेप को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज स्मैश लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि नीट के लिए और बाकी बायोलॉजिकल कोर्सेज के लिए काम में आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस में बना के आपके लिए दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।